की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज 7 बजे के इस सत्र में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। मैं स्वागत कर रहा हूं ओंकार जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी। हम बात कर रहे हैं आज महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र की राजनीति भी अत्यंत रोचक दौर में चल रही है और यदि इस समय ज्ञानवापी का मामला गर्म नहीं होता तो संभवतः इसको और अधिक अटेंशन मिल रहा होता। लेकिन फिर भी जिस तरह से वहाँ पहले हनुमान चालीसा हुई, हनुमान चालीसा के बाद में शरद पवार जी का एक बिल्कुल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जिसको रैंट बोलते हैं तो वो हुआ और उसके बाद सारा फोकस राज ठाकरे पे होके उसके बाद फिर हमारे MVA के चीफ मिनिस्टर शिवसेना के प्रमुख उनके वंशज बाला साहब ठाकरे के जो अभी भी अपने आप को हिंदुत्व का पैरोकार कहते हैं, उनकी फिर भाषणबाजी होती है और उसकी भाषणबाजी की हवा निकाल देते हैं फिर देवेंद्र फडणवीस, जिसका एक अभी आपको सुनाया, और उसके बाद फिर वो भाषण करते हैं और फिर कल देवेंद्र फडणवीस एक हिंदी सम्मेलन या हिंदी भाषी के सम्मेलन में जाके फिर उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो पहले तो आप ये जो पूरा जो हुआ, क्योंकि आप इसको बहुत निकटता से देख रहे हैं, तो इस जी पूरे घटनाक्रम का एक तो वृत्तांत जो है हमारे दर्शकों को बताएं और फिर उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि इसका क्या फल निकलने वाला है। औरंगजेब की एंट्री हो गई है हनुमान जी के साथ में, तो अब क्या होगा? देखिए, देवेंद्र फडणवीस की जो रविवार की सभा थी, उसको मैं सभा ही कहूंगा। वो एक्चुअल में जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग हैं अलग अलग प्रदेशों के, उनके वहां पर मंच हैं और उन मंचों ने इकट्ठा ये प्रोग्राम किया था जिसमें देवेंद्र फडणवीस को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बहुत ही कहना चाहिए कि सुलझे हुए और कुशल राजनेता हैं और राजनेता के तौर पर स्थापित हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो इस मंच का उपयोग उन्होंने उद्धव ठाकरे को जवाब देने के लिए किया। और पिछले कुछ समय से मैं ये ट्रेंड देख रहा हूं मराठी मीडिया में, जो मराठी मीडिया पिछले 2-2.5 साल से करीब करीब चुप्पी साधे बैठा था और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा था, बोल ही नहीं रहा था, क्यों भी नहीं कर रहा था। और इसीलिए वहां तमाम जितने YouTube चैनल हैं जो निष्पक्ष होकर के विवेचना करते हैं, समीक्षा करते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं और लोकप्रिय हो गए हैं, क्योंकि मराठी मीडिया जो है वो चुप्पी साधे बैठा था। लेकिन हाल में जब से राज ठाकरे सक्रिय हुए हैं, तब से हम ये देख रहे हैं कि काउंटडाउन लगा करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके कार्यक्रम, उनकी जनसभाएं, उनके जो भी आयोजन हैं वो दिखाए जाते हैं, उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और फिर होने के बाद भी उस पर 2-2 दिन तक जो है तबसरे होते हैं, चर्चाएं होती हैं। इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी इधर और सक्रिय हुई है, वो सक्रिय तो शुरू से है, हमलावर तो पहले से है, लेकिन और सक्रिय हुई है, तो मराठी मीडिया भी और जो वहाँ का गैर मराठी मीडिया है वो भी उसको ठीक तरीके से स्पेस दे रहा है, तरजीह दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस का प्रोग्राम भी जो था गोरेगांव में,
उसको भी वहां के मीडिया ने पहले दिन से चलाना शुरू कर दिया था। यानी उद्धव ठाकरे की उस सभा के बाद से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं इसका जवाब देंगे, और उनका एक ट्वीट भी काम कर गया। उन्होंने कहा था कि करारा जवाब मिलेगा और ठोक करके मिलेगा। तो वो हेडलाइन पकड़ ली मीडिया ने, और जब ये इनके जवाब आने शुरू हुए, इन्होंने कई मुद्दे उठाए, और वो सारे मुद्दे जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे जी, ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे की दुखती हुई रग है। पूरी पृष्ठभूमि तो हमारे आपके मराठी मीडिया, मराठी जो दर्शक हैं उनके, और देश के जो दूसरे दर्शक हैं उनके सामने है। जो अक्टूबर 2019 में हुआ वो सब जानते हैं कि किस तरीके से शिवसेना ने एक नए तरह के हिंदुत्व को जन्म दे दिया। दो ऐसे जिनको आप हिंदू विरोधी या मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दलों के रूप में पहचानते हैं, एनसीपी और कांग्रेस, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई। और जो बाला साहब के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना थी, पहली बार 95 में जब उनका चीफ मिनिस्टर बना मनोहर जोशी तो भी भारतीय जनता पार्टी साथ थी, नारायण राणे बने तो भी भारतीय जनता पार्टी थी, विपक्ष में रहे तो भी साथ रहे। एक बार जरूर बीच में ऐसा मौका आया जब दोनों अलग हुए, वरना लगभग साथ ही रहे। लेकिन अंतर ये रहा संजय जी, पहले महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई के रूप में थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में आ गई 2014 के बाद। जैसे पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह की और मोदी की जोड़ी ने एक अलग तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया और एक नए मानदंड स्थापित कर दिए और एक लोकप्रियता उनकी रही, उसका असर महाराष्ट्र में भी हुआ और ये इनसे पच नहीं पाया। 2014 और 19 के बीच में भी लगातार इनकी कमेंट्री चलती रही मोदी के खिलाफ, लगातार ये कुछ कुछ बड़बड़ाते रहे। हालांकि केंद्र में भी शामिल थे, राज्य में भी शामिल थे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। और 2019 में जब इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर अटक करके रह गई है और हमारे बिना वो सरकार बना ही नहीं सकती है, तब इन्होंने खेल कर दिया कि साहब अमित शाह, हाँ, ब्लैकमेल की राजनीति कि या तो हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब ने बाला साहब को उनके जीते जी ये आश्वासन दिया था कि हम किसी शिव सैनिक को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अब वो 2019 में ही बनाएंगे शायद ये भी कहा होगा, वरना 2019 में ही जिद मार करके नहीं बैठ जाते। और उसमें जो भूमिका निभाई संजय राउत ने और शरद पवार ने, कांग्रेस ने खेल किया। जैसे कर्नाटक में बीजेपी को रोका था, उसी तरीके से महाराष्ट्र में रोकने का काम इन्होंने कर दिया। अब घिर गए हैं उद्धव ठाकरे, जो इनकी दुखती रग है, जो सो कॉल्ड इनका हिंदुत्ववादी चेहरा है, उसको जिस तरीके से एक्सपोज कर दिया इनके चचेरे भाई ने ही, राज ठाकरे ने। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के जरिए ऊंची आवाज में अजान वाला मुद्दा उठा दिया। इसके अलावा फिर हनुमान चालीसा की एंट्री हो गई, जिसमें नवनीत राणा, रवि राणा भी कूद पड़े। खुद पुणे में एक बड़ा आयोजन करके और बाला साहब की तरह एक भगवा दुशाला ओढ़ करके खुद राज ठाकरे मौजूद थे, जिससे ये और चिढ़ गए कि ये तो मुन्ना भाई बता दिया उनको कि उसकी तरह ये कर रहे हैं, संजय दत्त की तरह। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि राज ठाकरे को जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने हाथों हाथ लिया है और इस मुद्दे को जिस तरीके से अंडरलाइन करके उनका साथ दिया है, उसी की वजह है कि राज ठाकरे पर ये लोग हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। इनको पता है कि हमने मुकदमे तो दर्ज करा दिए थाने में भी कि जी इन्होंने तलवार निकाल करके लहराई तो ये शस्त्र अधिनियम में एक बड़ा पाप कर दिया उन्होंने। जबकि आमतौर पर ये होता है सभाओं में, जब आप किसी को तलवार भेंट करते हैं, गदा भेंट करते हैं, तो वो उसको घुमाता है, लहराता है। ये कौन सा अपराध हो गया? लेकिन इनको बहाना चाहिए था कि उसको प्रेशराइज कर लो, किसी तरीके से करने की कोशिश की।
लेकिन राज ठाकरे की सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं। उन्होंने औरंगाबाद की रैली में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर और भी जोरदार भाषण दिया और कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए इनके सामने, ऐसी चेतावनी दे दी कि 3 मई तक अगर आपने ये लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो 4 मई के बाद जो होगा वो हो करके रहेगा जी हाँ। और फिर हम तय करेंगे कि क्या होना है। तो ये पूरी तरीके से बैकफुट पर थे और एक जवाब देना चाहते थे राज ठाकरे को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन लाउड स्पीकर तो बहुत सारे उतर भी गए और उनकी आवाज भी कम हो गई, मैंने सुना। ये सबसे बड़ी कामयाबी है संजय जी राज ठाकरे की, और इससे ये और चिढ़ गए क्योंकि ये तो, और शरद पवार और कांग्रेस के प्रेशर में, कांग्रेस तो खैर चुप है लेकिन शरद पवार ज्यादा वोकल है, तो उनके प्रेशर में ये मस्जिदों से, चलिए आप लाउड स्पीकर नहीं उतारना चाहते हैं पर उनकी वॉल्यूम तो 85 डेसिबल से नीचे कर सकते हैं ना, वो भी नहीं कराने को तैयार थे। लेकिन हुआ क्या है कि राज ठाकरे की चेतावनी के बाद और उनका जलवा दिखाने के बाद, चाहे पुणे का हो, चाहे गुड़ी पड़वा के मौके पे मुंबई का हो, ठाणे का हो, औरंगाबाद का हो, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, जिस तरह का वातावरण मराठी मीडिया में उनका बना है, उसके बाद ये इतने प्रेशर में आ गए और शरद पवार का ऊपर से प्रेशर इनके ऊपर था। तो इन्होंने भले ही नहीं उतारी हैं लाउड स्पीकर, लेकिन बहुत सारी मस्जिद कमेटियों ने अपने आप वो उतारने का फैसला कर लिया और घोषणा कर दी कि हम बिना लाउड स्पीकर के ही अजान देंगे, या बहुत सारे लोगों ने वॉल्यूम कम कर दी। तो ये अगेन राज ठाकरे की एक जीत हो गई और इनकी पराजय हो गई। इस मामले में जिस तरीके से इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, जैसे मुंबई का मुद्दा उठा दिया, देवेंद्र फडणवीस ने कोई बयान दिया था कि हम भ्रष्टाचार से मुंबई को मुक्त कराएंगे। उनका मतलब ये था कि मुंबई में जो इस समय शासन है, सरकार है एमवीए की, हम इससे मुक्त कराएंगे। लेकिन जैसे बाला साहब के टाइम में ये लोग हमेशा इसको एक दांव के तौर पर आजमाते थे और कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है मुंबई को महाराष्ट्र से अलग रखने की साजिश कर रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में इनको पक्का यकीन हो चला है कि गई सत्ता इनकी, 3 दशक पुरानी सत्ता जा रही है और बीजेपी आ रही है, इसलिए फिर से ये इन्होंने काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश की थी। पर देवेंद्र फडणवीस ने इस सभा में बड़ा स्पष्ट कर दिया कि किसी का बाप जो है वो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर ही नहीं सकता है। तो ये दांव भी इनका उल्टा पड़ गया। कई दूसरे मुद्दे जो इनकी दुखती रग हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस ने उठा दिए और बहुत आक्रामक तरीके से लोगों से पूछ लिया। जैसे उन्होंने कहा कि कोविड में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि हाँ हुआ। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख लोगों की मौत हुई कि नहीं हुई। लोगों ने कहा कि हुई। तीसरा उन्होंने पूछा कि पाल घर में निहत्थे साधुओं की हत्या हुई कि नहीं हुई। लोगों ने कहा कि साहब हुई। तो उन्होंने कहा कि वसूली की आगे आने वाले लोगों को मनसुख हिरेन बनाया कि नहीं बनाया। बोला हाँ बनाया। फिर उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की वसूली में पूर्व गृह मंत्री जेल भेजे गए कि नहीं भेजे गए। बोला हाँ भेजे गए। फिर उन्होंने कहा कि दाऊद का दोस्त जेल में रहते हुए भी मंत्री बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल बना हुआ है। ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है सामने। दाऊद के दोस्त को मंत्री, दाऊद की परमिशन के बगैर उसको हटा नहीं सकते ना। हटा नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि मजदूरों को नंगे पांव मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कि नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि बिल्कुल किया गया। बोला मेट्रो से लेकर के सफाई का काम और विकास के काम चौपट हुए पड़े हैं कि नहीं हुए पड़े हैं। बोला जी हुए पड़े हैं। बोला स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है बीएमसी में यशवंत जाधव, उसकी संपत्ति 35 से 53 हुई कि नहीं हुई। ये सारे ऐसे मसले हैं जिन्होंने, और जो क्लिप आपने शुरू में सुनवाई है उसने तो मतलब लंका दहन कर ही दिया एक तरीके से। भाई वो औरंगजेब जिसने संभाजी के को मतलब
एक तरीके से तड़पा तड़पा करके मरने के लिए मजबूर कर दिया, उस औरंगजेब की मजार पर, मकबरे पर आकर के कोई हैदराबाद से चादर चढ़ा जाए, अकीदत पेश कर जाए और सरकार खामोश बनी रहे और हनुमान चालीसा पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उठा करके राजद्रोह में अंदर कर दे, तो इससे बड़ा सवाल खड़ा हो नहीं सकता इनके ऊपर कि ये कैसे हिंदुत्ववादी हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, और ख़ास तौर से ये जो हमारे जो आपके पवार साहब ने जो ये खड़ी कर रखी है, जिसको संभाजी ब्रिगेड कहते हैं, ये संभाजी ब्रिगेड वाले ये औरंगज़ेब को कुछ नहीं कहते, और बल्कि ये काम ये करते हैं कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलेंगे, ये और लोगों के खिलाफ जहर उगलेंगे। लेकिन मुसलमानों के, औरंगज़ेब के, जिसने संभाजी का इस प्रकार से एक नृशंसतापूर्वक उनकी हत्या की, उसके बारे में इनके मुँह से कुछ नहीं निकलेगा। और बगैर मतलब का एक छत्रपति शिवाजी महाराज को और आपके संभाजी महाराज को, उनको जो है सेक्युलर आइकॉन बनाने का प्रयास करते हैं। और यह औरंगज़ेब की एंट्री होने से ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये ना केवल शिवसेना को भारी पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये शरद पवार और उनके जो संभाजी ब्रिगेड वाले चेले हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितना भयभीत, आतंकित, असुरक्षित उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शरद पवार, क्योंकि शरद पवार को तो चुनौती सीधे पढ़ करके किसी ने अभी तक दी नहीं थी ना। भारतीय जनता पार्टी जरूर अटैक करती रही, लेकिन कुछ कुछ गलतियां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से भी होती रही हैं ना। उनको पद्म विभूषण दे देना, या जब वो चाहते हैं तब उनको मिलने का समय दे देना पीएमओ में, ये मैं इनको एक्चुअल में बहुत बड़ी चूक मानता हूं। भाई आपको पता है वोहरा कमेटी की, आयोग की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, ये भी सारा कुछ पता है आपको। ये भी जानकारी है कि महाराष्ट्र से लेकर के महाराष्ट्र के बाहर शरद पवार की छवि क्या है और उनके बारे में किस किस तरह की चर्चाएं और किंवदंतियां हैं और किस किस तरह के लोगों को वो मंत्री बनाते रहे हैं, ये भी सबको पता है। ऐसे में आप उनको अगर पद्म विभूषण दे रहे हैं, या जब वो चाहते हैं तब पीएमओ में आकर के बैठ जाते हैं, फोटो खींचता है और वो उसके बाद जो है कॉलर खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरे प्रधानमंत्री से कैसे रिश्ते हैं। हालांकि इसके बावजूद प्रधानमंत्री की तरफ से उनको कोई रियायत दी जाती हो जांच पड़ताल में, जो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है या सीबीआई कर रही है या ईडी कर रही है, ऐसा कोई एक भी वृत्तांत है नहीं। ऐसा कोई भी आप एक इंसिडेंट बता नहीं सकते। इसके बावजूद वहां पर कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। शरद पवार के करीबियों के यहाँ भी छापे पड़े हैं। उनके भतीजे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजित पवार, उनकी 3 बहनों बहनाइयों के यहाँ, उनसे जुड़े हुए कारोबारियों के यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल हुई है। 184 करोड़ की अवैध संपत्ति एक बार मिली, 1400 करोड़ की संपत्ति एक बार सील की गई, जिसमें एक चीनी मिल भी है। इसी तरीके से चाहे उद्धव ठाकरे के साले साहब श्रीधर पाटणकर, उनकी 11 संपत्तियां सील हुई हैं। संजय राउत के बेटियों और पत्नी की जो संपत्तियां थी वो सील हुई हैं। एक पूरा सिलसिला, मतलब नवाब मलिक की भी बहुत सारी संपत्तियां पिछले दिनों सील हुई हैं। तो इनके मुलाकात करने का कोई असर होता हो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। पर फिर भी मेरा कहना यह है कि अगर आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और कोई मैसेज ना निकल जाए, कोई गलत मैसेज ना निकल जाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। चलिए वो पद्म विभूषण किस झोंक में दे दिया, लेकिन बाद में तो आप सतर्कता बरत ही सकते हैं। तो मेरा कहना यह था कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने शरद पवार को घेरे में लिया और ये कहा कि
जब से ये कांग्रेस से अलग हुए हैं और उन्होंने अलग राजनीतिक पार्टी बनाई है, तब से ये महाराष्ट्र में जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। तब से शरद पवार बताते हैं कि भुन भुनाए घूम रहे हैं और वो प्रेशराइज कर रहे थे कि इन पर जो है कोई कार्रवाई की जाए, इन पर रोक लगाई जाए। जैसे उन्होंने एक बार, संजय राउत ने खुद ही सामना में लिख दिया था कि जब पालघर को लेकर के और दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर के, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, दिशा सालियन को लेकर के, कंगना को लेकर के, अर्णब गोस्वामी फायरी थे पूरी तरीके से, तब शरद पवार ने संजय राउत से कहा था कि अर्णब को रोको, और अर्णब को फिर किस तरीके से रोका गया वो हमारे सामने है। तो इसी तरीके से ये सूचना है कि राज ठाकरे को भी रोकने का प्रेशर था। और एक पुणे के कोई हेमंत पाटिल करके हैं जो सामाजिक संस्था चलाते हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर रखी है कि साहब चूंकि ये लगातार शरद पवार पर अटैक कर रहे हैं तो इससे महाराष्ट्र में अशांति पैदा होने की आशंका है, लिहाजा राज ठाकरे पर राजद्रोह का मुकदमा कायम करने की इजाजत दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया है। मतलब ये वाया बॉम्बे हाई कोर्ट उन पर शिकंजा कसना चाहते थे, लेकिन राज ठाकरे को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से वो तथ्यों को रख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने शरद पवार को और अपने भाई को बैकफुट पर धकेल दिया है, उसके बाद इस बात की कोई दूर दूर तक जो है संभावना या शंका नहीं है कि ये राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की महाभूल करेंगे, गलती करेंगे। जिस दिन ऐसा होगा, और खुद मुझे लगता है कि राज ठाकरे भी चाहते हैं कि भाई कर लो, उनको तो और स्पेस मिल जाएगी। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने ये गलती कर दी तो वो उसी दिन शिवसेना का जितना भी जनाधार है उसको सारे को खा जाएंगे, और ये इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इनको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कमजोर रहेंगे वहां वहां कैंडिडेट तो उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां पर जो राज ठाकरे का कैंडिडेट होगा उसको आगे रखा जाएगा, वहां वो जीतेगा। और जहां जहां जिन जिन पॉकेट्स में शिवसेना का प्रभुत्व है या लोकप्रियता है, वहां राज ठाकरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे। आप ही का सर्वे था जिसमें ये बताया गया था कि कम से कम बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को इन मौजूदा हालात में 2/3 बहुमत मिल सकता है, और बंबई से भी यही सूचना मिल रही है कि वहां पर तो जनमानस बैठा हुआ है इस इंतजार में कि चुनाव हो और पहली विदाई इनकी बीएमसी से की जाए, इनको झटका दिया जाए, क्योंकि लोग उस चीज को भूल ही नहीं पा रहे हैं कि अक्टूबर 2019 में इन्होंने महाराष्ट्र के जनादेश के साथ क्या किया था। जी हाँ, और आप एक चीज और मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकली यदि शिवसेना जिस तरह से राज ठाकरे का जब एक तरह से आक्रमण हो रहा था, तो ये मुझे एक बहुत ही जबरदस्त एक अपरिपक्वता दिखती है कि उन्होंने उसी के साथ नवनीत राणा, रवि राणा को भी टारगेट कर लिया, उसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट कर लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब तक तो चुपचाप बैठे तमाशा देख रही थी, पीछे पीछे से जो कुछ करना चाह रही थी कर रही थी, खुल के मैदान में नहीं आई थी। और इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, वो करके इन्होंने उसको अपने सर पर एक और आफत मोल ले ली और सबको एक कर दिया। बहुत सारे मोर्चे एक्चुअल में इनको खोलने की बीमारी है, आदत है। अब मुझे ये बताइए कि साहब ठीक है आप सत्ता में हैं, और आप तो एक राज्य में सत्ता में है ना, भारतीय जनता पार्टी के कितने राज्यों में सत्ता है? वो तो नहीं बौखलाती है ना पावर हाथ में आने के बाद, वो तो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से परमवीर सिंह के समय मुंबई पुलिस का दुरुपयोग किया, जम करके किया, वो कोई भूल सकता है क्या? मुंबई के लोग या महाराष्ट्र के लोग या बाहर के लोग कतई नहीं भूल सकते हैं।
आज वही परमवीर इनके निशाने पर हैं। रश्मि शुक्ला, जिन्होंने सुबोध जायसवाल के कहने पर, आदेश पर, जो उस समय डीजीपी थे और आजकल सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनके कहने पर उन्होंने उस नेक्सस के खिलाफ फोन टैपिंग की थी जो ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत मोटी कमाई कर रहे थे। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग को भी वहां पर उद्योग का दर्जा इन्होंने दे दिया था एक तरीके से। वो सारी फोन कॉल्स जो हैं उन्होंने टेप करा रखी हैं। वो गृह सचिव के पास केंद्र में भी पहुंच गई, खुद देवेंद्र फडणवीस दे करके आए थे। वो इनके गले की हड्डी बनी हुई है। इन्होंने हर संभव प्रयास किए, सुप्रीम कोर्ट तक गए ये कि साहब सुबोध जायसवाल चूंकि इस समय सीबीआई के डायरेक्टर हैं, इसलिए उस पूरे मामले को सीबीआई से बाहर निकाल दिया जाए, एसआईटी गठित कर दो महाराष्ट्र पुलिस की, वो इस मामले की जांच कर लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वहां भी नहीं सुनी। तो ये इन्होंने चाहे नवल ऑफिसर को दौड़ा दौड़ा करके पीटा हो, एक बुजुर्ग रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्होंने कोई एक कार्टून फॉरवर्ड कर दिया था, बस वो था उद्धव ठाकरे के बारे में, शरद पवार और सोनिया गांधी के बारे में, उसकी पिटाई कर दी। पूरे मामले में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिन पर मुकदमे कायम करा दिए केवल इसलिए कि आदित्य ठाकरे के बारे में या उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणियां कर दी थी। अभी हाल का ही यही प्रकरण आप ले लीजिए, जिसमें एक मराठी अभिनेत्री केतकी चितले ने एक कोई किसी एडवोकेट का कुछ लिखा हुआ अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर शेयर कर दिया। उसको न केवल गिरफ्तार कराया गया बल्कि उसके ऊपर स्याही फेंक दी गई। उसको इतना बेइज्जत किया जा रहा है कि उसको पुलिस लेकर के उनके घर पहुंची केवल उनका मोबाइल फोन बरामद करने के लिए और लैपटॉप बरामद करने के लिए। जिस सोसाइटी में कोई आदमी रह रहा है और वो भी एक फिल्म अभिनेत्री, एक धारावाहिकों की लोकप्रिय अभिनेत्री महाराष्ट्र की, उस पूरी सोसाइटी में उसका जुलूस निकालने के लिए पुलिस उसको ऐसे लेकर के जा रही है जैसे वो कोई आतंकवादी हो या जिसने कोई देश विरोधी कोई ऐसा काम कर दिया हो कि उसको बेइज्जत करना या उसका जुलूस निकालना बड़ा जरूरी हो गया है। वो जो पोस्ट शेयर की थी वो शरद पवार के बारे में थी। अब वो ठीक है, एक गलत बात है जो उन्होंने लिखी, लेकिन ऐसी गलत बातें, बल्कि गलत बातें नहीं, गालियां नरेंद्र मोदी के बारे में किस किस ने क्या क्या नहीं कहा है। सांप, बिच्छू, नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर, पता नहीं क्या क्या कह रखा है। हाँ, मतलब केजरीवाल ने तो कभी नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट ने तो कभी कोई मुकदमे कायम नहीं किए, कभी किसी को उठा करके अंदर जेल में नहीं ठूंसा, कभी उसको पकड़ करके सोसाइटी में ले जा करके जहां वो रह रहा है वहां उसका जुलूस नहीं निकाला। तो जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ मोर्चे खोल रखे हैं, ये एक्चुअल में क्या है कि इनके लिए ही घातक बनते जा रहे हैं और लोग इन चीजों को देखते रहते हैं, तह लगा करके उनको रखते जाते हैं और जब मौके आते हैं तब सही जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि पहला जवाब निकाय के चुनाव में इनको मिलने वाला है, जिसको ये लगातार टालने की कोशिश कर रहे थे। ये जनता के सामने जाना ही नहीं चाहते थे। वो जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे नांदेड़ में हुए हैं, कोल्हापुर में हुए हैं या पंढरपुर में हुए हैं, वो तो मजबूरी में इनको फेस करने पड़े। उनमें भी 2 चुनाव कांग्रेस जीत गई, एक भारतीय जनता पार्टी जीत गई पंढरपुर में, शिवसेना ठनठन गोपाल, उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। बल्कि कोल्हापुर उत्तर का जो रिजल्ट है वो तो इनके लिए और भी झटका है। 5 बार वहां से इनका एमएलए जीता हुआ था और 2019 में चूंकि कांग्रेस का एमएलए जीत गया था तो उपचुनाव में उन्हीं को मौका देना इनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि सरकार चलानी है उनके सहयोग से। वहां से फिर कांग्रेस का जीत गया। तो अब आगे ये एक्चुअल में इतने नुकसान में हैं, ये अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन एंजॉय भी करना चाहते हैं पावर को जब तक कर सकें। इसका कितना बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, इसका अंदाजा इनको अभी है नहीं, क्योंकि पावर अभी एंजॉय कर रहे हैं।
जी, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग भी देख रहे हैं इसको लाइक करें और जो लोग भी नए आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी करें और साथ में डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें सपोर्ट भी करें और अपने सवाल जो हैं वो अवश्य पूछें ओंकार जी से। अब मैं आता हूँ आगे जो भविष्य का क्या होने वाला है कि अब बीएमसी और अन्य नगर निकायों के जो चुनाव हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तो इनको अब घोषित करने ही पड़ेंगे और मुझे लगता है कि 1 महीने, डेढ़ महीने के अंतर्गत वो चुनाव हो भी जाएँगे। तो जैसे ही ये चुनाव घोषित होते हैं, तो आपको क्या लगता है फिर एमवीए जो है इसको किस तरह से लड़ेगी? फिर उनके जो आपस के इक्वेशन है उसमें क्या बदलाव आएगा? जो शिवसेना का जो काडर है जो कि एक तरह से कई अर्थों में उसको जो है भाड़े का काडर भी मानते हैं कि साहब कि वो उसको तो जो है वो अपने हफ्ते से मतलब है, जो उसको हफ्ता दिलवाए उसके साथ रहता है। तो क्या उस काडर में डिफेक्शन होगा राज ठाकरे की ओर या जो बड़े-बड़े एमएलएज़ हैं जिनको अपना भविष्य असुरक्षित दिख रहा है, क्या वो एमएलएज़ छोड़-छोड़ के भागेंगे? ज़रा इन विषयों पर थोड़ा और आप प्रकाश डालें। संजय जी, सही बात ये है कि ये निकायों के चुनाव इसीलिए टाल रहे थे अब तक किसी न किसी बहाने से, कभी पिछड़ों के आरक्षण के वजह से, कभी मुंबई में इन महीनों में बारिश पड़ती है जी, हम तो अक्टूबर या नवंबर-दिसंबर में ही करा सकते हैं। तमाम तरह के बहाने इन्होंने बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई कारण नहीं है अब टालने का। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन में आप अधिसूचना जारी करिए, प्रोग्राम की घोषणा करिए। अब देखिए, ऐसे होता है परीक्षण। एमवीए यानी शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस। कांग्रेस और शिवसेना का फिर भी मुंबई में अलग-अलग पॉकेट में आधार है, जनाधार है, लेकिन एनसीपी का कुछ खास है नहीं। हाँ, कुछ दूसरे जो नगर महापालिकाएँ हैं, नगर निगम या नगर परिषद हैं, हो सकता है वहाँ हो या पंचायतों में हो। तो लेकिन एनसीपी चाहेगी कि अगर वो सत्ता में है और एमवीए समग्रता में यानी एकजुट होकर के चुनाव लड़ता है, तो वो भी अपने कैंडिडेट उतारे। सबसे बड़ी जो चुनौती इनके सामने आने वाली है वो ये है कि एक-एक सीट पर अब 9-9 प्रत्याशी होंगे एमवीए के, 3 शिवसेना के, 3 कांग्रेस के, 3 एनसीपी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो केवल 3 ही होंगे। उन 3 में से किसी एक कैंडिडेट को टिकट देना है। राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वहाँ भी कोई बाधा आने वाली नहीं है। तो पहली परीक्षा सांगठनिक रूप से गठबंधन के तौर पर इनकी इन चुनाव में टिकट बंटवारे और सीट के तय करने में होने वाली है। नंबर 2, जब चुनाव होंगे, जब रिजल्ट आएंगे, पहले तो टिकटों के बंटवारे के समय ही शिवसेना में भी टूट-फूट होगी, भगदड़ होगी, क्योंकि जिस तरह का वातावरण पिछले कुछ समय में राज ठाकरे ने बना दिया है, तो जिनको शिवसेना टिकट नहीं देगी और जो ईगर होंगे चुनाव लड़ने के लिए, वो जाएंगे, राज ठाकरे के पास जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। और जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद केवल जो पार्षद स्तर के जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वही नहीं जाएंगे। जो एमएलए हैं या जो पिछले चुनाव में एमएलए का चुनाव हार गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जो कभी लड़े हैं, जीते हैं, कभी मंत्री रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला है, ऐसे तमाम पदाधिकारी जो घुटन महसूस कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो 2019 के चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, एनसीपी के या कांग्रेस के कैंडिडेट से मात खाए हों और जिनको ये लग रहा हो कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये साथ रहे तो उनका क्या होगा। वो जो असुरक्षित पूरा तबका है और इनके कर्मों की वजह से जिस तरह का वातावरण महाराष्ट्र में इस समय बन गया है इनके खिलाफ, ये जो असुरक्षा का भाव रहेगा, ये
भगदड़ मचाएगा। और इनको एहसास है इस बात का कि ये दृश्य उत्पन्न होने वाला है, इसलिए ये लोग घबराए हुए थे। लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है, ये होगा। इसीलिए इस चुनाव में सबकी दिलचस्पी है, सब बड़े गौर से देख रहे हैं कि होने वाला क्या है, और जो रिपोर्ट आ रही हैं वो तो इनके लिए और भी ज़्यादा हड़कंप मचाने वाली हैं। जी, निश्चित रूप से बहुत ही रुचिकर होने वाला है सारा का सारा जो भी मामला आगे होगा। और महाराष्ट्र के पूरे जो राजनीतिक परिदृश्य का राष्ट्रीय परिदृश्य पे भी मुझे लगता है काफ़ी असर इसलिए पड़ेगा कि 2019 में यदि यह स्थिति हो जाती है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है और इन लोगों की हालत यही रहती है, ये औरंगज़ेब से प्यार करते हैं, हनुमान जी को दूर रखते हैं, महाराज शिवाजी की जो शिक्षाएं हैं वो उनसे किनारा कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं महाराष्ट्र को भी ये उत्तर प्रदेश की तरह है बीजेपी की झोली में 50% से ऊपर वोट न दिलवा दे। बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह के सूरत हाल वहाँ बन रही है और जो घटनाएं देवेंद्र फडणवीस ने गिनवाई हैं, चाहे कोविड का मसला हो, चाहे पालघर का मसला हो, चाहे पद के दुरुपयोग का भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे 100 करोड़ रुपए महीना वसूलवाने का मसला हो, चाहे विकास के कामकाज ठप पड़ने का मसला हो, चाहे दाऊद के दोस्त के जेल में बंद होने के बावजूद उस मुस्लिम चेहरे को मंत्री बनाए रखने का मसला हो, चाहे मजदूरों का मसला हो, चाहे बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हुए यशवंत जाधव द्वारा 160 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का मसला हो, ये सारे मसले ऐसे हैं। और ऊपर से चाहे सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सलियनवाला हो, बहुत सारे ऐसे मसले लगातार जुड़ते गए हैं जिनकी वजह से इनकी बदनामी हुई है। और जो अक्टूबर 2019 में हुआ था, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस गठबंधन को अपना वोट दिया था, वो लोग भी कैसे भूलेंगे उन चीज़ों को। तो इसलिए जो इस समय हालात बन गए हैं उनमें अगर इनको सबसे बड़ी डिफीट इस बार मिले, केवल निकाय के चुनाव की बात नहीं, विधानसभा के चुनाव जब भी होंगे या लोकसभा के चुनाव 2024 में जब होंगे, सबसे बड़ी डिफीट अगर का सामना इनको अगर करना पड़े तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। जी ओंकार जी, तो कोई प्रश्न तो है नहीं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए और दर्शकों का धन्यवाद करते हुए और दर्शकों को एक बार पुनः स्मरण दिलाते हुए कि आप कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, उसको लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें सपोर्ट करें और हमें फॉलो करें। और इसके साथ फिर हम इसी प्रकार आज से आपसे विदा लेते हैं। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।